Hope you're all fine. As we have already discussed in our previous lecture, Rutherford atomic model. The Rutherford atomic model proved that plum pudding model proposed by John Dalton was not correct. Yet it had some defects. Scientists considered that there must be another model of atom because it was not a perfect one. Keeping in view the defects in Rutherford atomic model, Neil Bohr presented another model of atom in 1913. नील बोहर ने क्या किया, उसने जब देखा कि रदरफोर्ड में तो डिफेक्ट्स हैं, उसने एक और मॉडल प्रेजेंट किया एटम का 1913 में. उसने क्वांटम थ्योरी को एज अ बेस यूज किया. मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी उसने उसे एज अ बेस यूज किया अपने मॉडल के लिए. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के गिर्द, वो हर वक्त एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करते एनर्जी. Revolving electrons in an atom does not absorb or emit energy continuously. Energy of revolving electron is quantized. मतलब energy fixed होती है, as it revolves only in orbits of fixed energy, called energy level by him. बोहर ने कहा कि revolving electrons हर टाइम energy emit या lose absorb नहीं करते हैं. According to Bohr model, उसने कुछ postulates दिए. उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम में एक टाइनी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें सर्कुलर ऑर्बिट्स में. जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के गिर्द प्लैनेट्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम में एक टाइनी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में. उसने कहा कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी है, दैट इज क्वांटाइज्ड, मतलब एक फिक्स एनर्जी है. और एज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी. जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं, ना तो वो रेडिएट करते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी. एनर्जी तो तब एमिट या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे में. जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो एनर्जी ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब, लेकिन जो ही ये जंप करेंगे दूसरे में तो तब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी. उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे लोअर से हायर में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर से लोअर में तो एनर्जी रिलीज होगी, रेडिएट होगी. उसने इस चेंज को एक प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया. डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV. H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, और V है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में जिनका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है. एंगुलर मोमेंटम को MVR से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा. अच्छा बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. क्वांटम मींस फिक्स्ड एनर्जी. ये स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी की जो एमिट या एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. क्वांटा क्या है? प्लूरल है क्वांटम का. 1918 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था मैक्स प्लैंक को, जिसने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी. अच्छा बच्चों, कुछ डिफरेंसेस देख रहे हैं दोनों थ्योरीज में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया था ये. रदरफोर्ड ने अपनी बेसिस दी थ्योरी की क्लासिकल थ्योरी को और बोहर ने क्वांटम थ्योरी को. रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द. बोहर ने थोड़ा स्पेसिफाई किया. उसने कहा कि रिवॉल्व तो न्यूक्लियस के गिर्द ही करते हैं, लेकिन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी में. रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स के रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं किया. बोहर ने कहा कि ऑर्बिट्स का एक एंगुलर मोमेंटम है. रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी को कहा कि एटम्स प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. बोहर ने कहा लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है. रदरफोर्ड ने कहा कि एटम्स शुड कोलैप्स. बोहर ने कहा एटम्स शुड एग्जिस्ट. तो बच्चों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था. हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर? बच्चों रदरफोर्ड ने प्रूव किया था अपनी प्रोपोजिशंस में. हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड? डिफ्लेक्शन से पता चला था. नेम द पार्टिकल्स व्हिच डिटरमिन मास ऑफ एन एटम. बच्चों ये आप लोगों को मैं बहुत दफा बताया कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें. क्लासिकल थ्योरी ऊपर गिवन है. एंगुलर मोमेंटम कैसे क्वांटाइज करेंगे उन्होंने फार्मूला दे दिया है. MVR में वैल्यूज पुट करनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की और क्वांटम थ्योरी आ जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं शेल्स और सब शेल्स का. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा.
हमने देखा कि उसका टाइनी न्यूक्लियस है, सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, जिन्हें एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहते हैं। बच्चों, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं और हर शेल में सब शेल्स होते हैं। एनर्जी लेवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन वैल्यू से, जो रेंज करती है 1, 2, 3 या सो ऑन। और उन्हें नाम कैसे देते हैं? अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से, KLMN एंड सो ऑन। जो शेल न्यूक्लियस से करीब है उसकी मिनिमम एनर्जी है, जो जितना दूर है उसकी मैक्सिमम एनर्जी है। अच्छा बच्चों, सिंस K शेल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीज करती है K शेल से ऑनवर्ड। अच्छा बच्चों, सबसे पहला शेल है K शेल, उसकी लोएस्ट एनर्जी है। दूसरा है L शेल, उसकी ज्यादा है। तीसरा इसे M शेल है, उसकी पहले दो से ज्यादा है। और चौथा जो N शेल है उसकी सबसे ज्यादा है। सिंपल वर्ड्स में शेल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। शेल्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है बच्चों। एक शेल में हमने पढ़ा सब शेल्स हैं, और सब शेल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से, SPDF। जो फर्स्ट शेल है K, उसके अंदर एक सब शेल होगा S। सेकंड के अंदर दो सब शेल्स हैं S और P। थर्ड के अंदर तीन सब शेल्स हैं SPD। और फोर्थ के अंदर 4 सब शेल्स हैं SPDF। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration। बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस में, शेल्स और सबशेल्स में, उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे स्टेबल कौन सी होगी? जिसमें लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल होगा। फॉर एग्जांपल K सबसे स्टेबल है, उसके बाद L, फिर M और N की बारी आती है। अच्छा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। और फर्दर जो इनमें सब शेल्स हैं, S में 2 आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। अच्छा बच्चों, K शेल में सिर्फ S सब शेल होगा, हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। ये बच्चों वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। अच्छा, हमें पता है बच्चों के कुछ स्लाइड डिफरेंस होते हैं एनर्जीज का सब शेल्स में। तो सबसे पहले S शेल को फिल करना है और फिर बारी आएगी P सब शेल की। और हमें पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन से कंपाउंडेड होते हैं और P में 6 होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक एलिमेंट है जिसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं शेल्स के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा K में 2 आ सकते हैं, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स K में डाल देते हैं। कितने बाकी बचे? 9। अब बारी आई L की। L में हमने पढ़े 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 9 में से उसमें डाल देते हैं। अब बाकी बचा 1। हमने पढ़ा M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हम वो 1 M में डाल देते हैं। तो हमने शेल्स के अकॉर्डिंग से अरेंज कर लिया। अब अगर हमें सब शेल्स में करना पड़े तो हमने पढ़ा K के अंदर सिर्फ एक सब शेल आ सकते हैं S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1s2। S2 मतलब के 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 मतलब के फर्स्ट शेल का है बात हो रही है। फिर हमने देखा L में 8 है, हम इसे सब शेल्स में अरेंज करते हैं। L में 2 आ सकते हैं, S और P। S में 2, P में 6। इसी तरह M में 1 है तो सिर्फ S में चला जाएगा। इस तरह बच्चों क्लोराइड की एग्जांपल है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हम शेल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। फिर फर्दर सब शेल्स में हम एग्जांपल देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s1। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी कैसे बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6। बच्चों ये वाली आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगी। यहाँ 18 तक है, आप 19 से पकड़ें एटॉमिक मैसेज 25 तक इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बनाएं। अच्छा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन P सबशेल? P में हमने पढ़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन सेकंड शेल? सेकंड शेल कौन सा है? L।
उसके अंदर कितने सब शेल्स आ सकते हैं? 2, s और p. Why does an electron fill first 2p orbital then 3s? क्योंकि पहले सेकेंड शेल को फिल करेंगे तो थर्ड की बारी आएगी ना. If both k and l shells are completely filled, how many total number of electrons are present? अगर k और l दोनों फिल करो तो दोनों में कितने बनेंगे टोटल? 10. इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many electrons can be accommodated in m shell? 18. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हाइड्रोजन की? 1. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? बच्चों लिखी हुई है. अगर एक एटम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब प्रोटॉन नंबर 13 है और मास 27 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बच्चों हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, तो अगर 13 प्रोटॉन्स तो 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, जिसका 15 है उसके एम शेल में कितने आ सकते हैं? 3s2 3p3 टोटल 5.